आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ मैं अल्लाह का नाम लेके जिसके कब्ज़े में मेरा दिल और जान है, जो निहायत ही रहीम करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब पे सलामती भेजते हुए मैं अपने सीरीज़ अवाम के मसले एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। हम अवाम के मसले सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1 देख चुके हैं, जिसमें कि मैंने टेनेंट, लैंडलॉर्ड और रेंटल एग्रीमेंट के बारे में बात की थी। आज मैं एपिसोड नंबर 2 जो कि चेक बाउंस केसेस और चेक बाउंस मसले और रिकवरी सूट्स या फिर मनी सूट्स, आप ये कह सकते हैं कि कोई आपको कोई पैसा देना हो तो उसके लिए लॉ में क्या प्रोविज़न है जिससे कि आप अपना पैसा उस आदमी से वापस वसूल कर सकते हैं, उसके सिलसिले में और चेक बाउंस के सिलसिले में इस एपिसोड नंबर 2 अवाम के मसले सीरीज़ का मैं आगाज़ करना चाह रहा हूँ। और पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के जो माहौल हैं उसमें ये चेक बाउंस के मसले बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं, जिसमें कि कोई पर्सन ए की कोई फाइनेंशियल नीड होती है, कुछ ज़रूरतें होती हैं जिसकी वजह से वो कर्ज़ लेता है, पैसे लेता है, या आप मान लीजिए कि कहीं कोई प्रोडक्ट लिया हो या सर्विस लिया हो, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस का पेमेंट अगर उसको करना हो एंड वो कुछ वक्त ले ले अपना चेक दे के पोस्ट डेटेड कि मैं इस तारीख पे पेमेंट करूँगा, तो इन सारे चीज़ों में चेक बाउंस के मसले आ जाते हैं। चेक बाउंस सिर्फ उन्हीं जगहों पे नहीं होता है कि जहाँ पे सिर्फ आप किसी को कर्ज दें, वहाँ पे भी होता है जहाँ पे आपको पेमेंट्स आनी होती हैं वेंडर से, किसी और से, फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी पेमेंट्स आनी होती है वो इमीडिएट पेमेंट नहीं दे पाते हैं, तो आपको एक पोस्ट डेटेड चेक इशू कर देते हैं कि आपको इतने दिन में पेमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि चेक बाउंस में आवाम को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ कि आप पहले तो ये सोचिए कि जिसने जिससे पैसा लिया है या जिसने जिससे प्रोडक्ट या सर्विस ली है, उसी के अगेंस्ट आप चेक लेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को पैसे देने और मैं किसी और का चेक उसके हाथ में थमा रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि भाई पेमेंट किसको किससे मिलनी है। अगर पॉइंट ए पर्सन बी को पेमेंट देनी है, तो पर्सन बी इंश्योर करेगा कि जो भी चेक वो लेगा पर्सन ए से, पहले तो वो बैंक अकाउंट पर्सन ए के नाम पे हो, सेकेंड ऑफ ऑल चेक पे पर्सन ए का नाम मेंशन्ड हो उसके अकाउंट नंबर के साथ। तीसरी बहुत अहमियत वाली चीज़ मैं आवाम के सामने लाना चाह रहा हूँ कि आजकल जो है बहुत सारे मसले हैं जहाँ पे मैंने देखे हैं कि कुछ लोग चेक्स को कलर ज़ेरॉक्स करके मिसयूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग फर्जी चेक बना रहे हैं। तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप चेक करें कि ये चेक जेन्युइन है या नहीं। और आप एक तो चेक आप ले लिए, आपने वेरीफाई कर लिया कि वो जेन्युइन है या नहीं है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको वेरीफाई करनी है कि आपको जिसने भी चेक दिया है, आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपनी हाथों से अपनी हैंडराइटिंग में, एक ही पेन की राइटिंग में से, ऐसा नहीं कि डेट वो ब्लैक में लिख रहा है, फिगर वो अपना ब्लू में लिख रहा है, साइन अपना ग्रीन में कर रहा है। सो आप एक इंश्योर कीजिए कि सेम पेन हो, वही आदमी चेक फिल कर रहा है, डेट फिल करे,
आपका नाम फिल करे जिसके फेवर में चेक दे रहा है, अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नोट करेंगे कि फिगर्स जो अमाउंट के होंगे वर्ड्स से मैच करने होंगे। एंड सबसे अहम चीज़ आ जाती है कि जब वो चेक आपको इशू कर रहा है तो उस चेक पे उसी आदमी के सिग्नेचर्स मौजूद होने चाहिए। मैंने अपने एविडेंस, अपने जो दूसरे केसेस किए हुए हैं उसमें मैंने देखा है कि कुछ लोग आते हैं, बहरहाल वो जो है चेक्स इशू होती हैं, कोर्ट आके मुकर जाते हैं कि ये मेरे सिग्नेचर्स नहीं हैं। तो इस हालात में आपको ये देखना है कि जिस आदमी ने आपको चेक दिया है वही उस चेक पे सिग्नेचर कर रहा है। अब एपिसोड नंबर 1 आवाम के मसलों की सीरीज में, जहाँ पे लैंडलॉर्ड, टेनेंट और रेंटल एग्रीमेंट की बात हुई थी, मैंने आप सब लोगों से ये कहा था कि अगर आप कोई सिग्नेचर वेरीफाई करना हो तो आप उस इंसान का पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड्स में वेरी कॉमनली सिग्नेचर्स होते हैं। सो जब वो साइन करेगा तो आप इजीली पहचान पाएंगे कि वो उसी का सिग्नेचर है या नहीं है। तो मसला आप देख लिए हैं कि चेक हमने वेरीफाई कर लिया, हमने फिलिंग्स उसी के थ्रू करवा लिए जिसने चेक इशू करवाया है, और हमने ये भी इंश्योर कर लिया कि वर्ड्स और फिगर्स दोनों मैच करने चाहिए। तीसरा, कोई करेक्शंस नहीं होने चाहिए डेट में, नेम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। एंड लास्टली, चेक पे जो सिग्नेचर है वो अकाउंट होल्डर के ही होने चाहिए। वेरीफाई आप अपने डीएल, पैन कार्ड वगैरह वगैरह से आप कर सकते हैं। अब मुद्दा आता है कि जब आपको चेक मिल जाता है तो आपको क्या करना होता है। चेक केस में बहुत ही अहमियत रखता है ये कि कब क्या हो रहा है। लिमिटेशन लॉ होती है कि इतने दिनों में आपको ये काम करना है, इतने दिनों में लीगल नोटिस भेजना है, इतने दिनों में केस फाइल करना है। अगर से आप कोई भी चूक करते हैं तो वो बहुत भारी हो सकती है, वो चेक के केस को डिफेक्ट कर सकती है, आपको नुकसान दे सकती है। तो आप पहले करेंगे क्या, जैसे ही आप चेक लेंगे, चेक करेंगे, पहले तो चेक की वैलिडिटी 6 मंथ्स हुआ करती थी, अभी चेक्स में वैलिडिटी है 3 मंथ्स की। तो चेक आपका 3 मंथ्स तक वैलिड होता है। तो मान लीजिए आपका प्रेजेंटेशन डेट से 14 फरवरी 2025 है, तो 14 फरवरी 2025 के पहले आप कभी ये चेक प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आपको ये चेक 14 फरवरी 2025 के बाद ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर से आपने प्रेजेंट भी कर दिया और वहां पे उसने बताया कि ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, इनसफिशिएंट फंड्स हैं, चेक पास नहीं हो सकता है, चेक बाउंस हो गया है, आपको घबराने की बात नहीं है। वहां पे आपके बैंक से आपको एंडोर्समेंट इशू होगी जिस पे क्लियरली लिखा होगा कि चेक ऑनर नहीं हो सकता है, चेक बाउंस हो चुका है, और चेक बाउंस होने का रीजन है कि फंड्स इनसफिशिएंट है, अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो इसी सिलसिले में अगर आप देखेंगे तो चेक बाउंस होने के बाद जैसे ही आपका बैंक का एंडोर्समेंट आपको मिल जाता है, आप उस डेट ऑफ एंडोर्समेंट से इमीडिएटली आपको लीगल नोटिस इशू करनी है। आप लीगल नोटिस इशू करने के लिए बैंक एंडोर्समेंट डेट से आपने 14 फरवरी 2025 को चेक प्रेजेंट किया है और आपका बैंक का एंडोर्समेंट आया है 16 फरवरी 2025, तो 16 फरवरी 25 से आपका 30 डेज तक आपको टाइम है कि आप लीगल नोटिस इशू करें। बट मैं सजेस्ट करूंगा, मैं एडवाइस करूंगा कि आप जो है बिल्कुल भी बिना कोई डिले इमीडिएटली 1-2 दिन 3 दिन में लीगल नोटिस इशू कर दीजिए। उस लीगल नोटिस में आपको 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, और ये 15 दिन के बाद अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है
तो आपको मैजिस्ट्रेट के पास जाके केस करना पड़ेगा, चेक बाउंस केस करना पड़ेगा। सो आपको ये याद रखना है कि आपका जो लीगल नोटिस का टाइम है, ऑल्दो बैंक एंडोर्समेंट से 30 डेज है, आपका जो लीगल नोटिस इशू होगा उसके बाद 15 दिन का समय उसमें दिया जाएगा कि आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो हमको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आप कोर्ट तकरीबन 30 डेज प्लस 15 डेज 45 डेज के गैप में आपको कोर्ट में केस प्रेजेंट करना पड़ेगा क्रिमिनल कंप्लेंट के थ्रू। ना अब हमने देख लिया कि ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट पेन्स यूज नहीं होने चाहिए, साइन सेम होनी चाहिए, एंड आपके फिगर्स और वर्ड्स मैच करने चाहिए, डेट वैलिड रहना चाहिए, कोई एंडोर्समेंट जो है, जितना आपका फंड इनसफिशिएंट आएगा वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर अकाउंट क्लोज्ड आया कि भाई अकाउंट क्लोज हो चुका है, चेक उसने पुराना दिया हुआ है, तो वो सब डिफेक्ट हो जाती हैं, तो वो सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के थ्रू आप केस नहीं लड़ पाएंगे। सो इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि भाई अकाउंट एक्टिव स्टेट में है, एंड एंडोर्समेंट जो है फंड्स इनसफिशिएंट हो। ऐसा ना हो कि एंडोर्समेंट में आया कि सिग्नेचर गलत है, एंडोर्समेंट में आया कि फंड्स का कुछ और मसला है। सो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको चेक बाउंस केस से रिलेटेड ये करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि अगर चेक बाउंस केस आपका डिफेक्ट हो गया, आप लीगल नोटिस दे दिए फिर केस नहीं डाल पाए, या लीगल नोटिस ही नहीं दे पाए, टाइम एक्सपायर हो गया, आपको 3 महीने का टाइम है। आप 14 फरवरी 2025 डेटेड का जो चेक था उसको आप 3 महीने तक वापस से कोर्ट में बैंक में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप बैंक में प्रेजेंट करेंगे तो एक नया एंडोर्समेंट आ जाएगा। सो जैसे ही आपका नया एंडोर्समेंट आ जाएगा उस डेट से फिर आपकी 30 डेज जो है रिवाइव हो जाएंगे। सो मसलन आप 14 फरवरी 2025 पे आप गए, एंडोर्समेंट मिला 16 फरवरी 2025 का, बट आप लीगल नोटिस नहीं भेजे, 30 डेज हो गया, तो फिर क्या करेंगे, उसको फिर से रिप्रेजेंट करेंगे बैंक में, तो बैंक आपको नया एंडोर्समेंट देगा। जब बैंक आपको नया एंडोर्समेंट इशू करेगा, उसमें नया डेट होगा, उस डेट से फिर 30 डेज तक आप फिर से लीगल नोटिस भेज सकते हैं। सो ये थी बात चेक बाउंस केस की। इसमें मैं बस एक छोटा सा सेक्शन मेंशन करना चाहूंगा कि अगर से कुछ भी गलती हो जाती है, आप इतना इंश्योर कीजिए कि भाई आपके सारे ट्रांजैक्शंस अकाउंटेड हैं, बैंक अकाउंट से में गूगल पे, फोन पे, आपका ऑनलाइन बैंकिंग, आरटीजीएस, नेफ्ट, कुछ भी आप करें तो आपका बैंक रिकॉर्ड रहेगा। इसके सपोर्टिंग आईटी डॉक्यूमेंट्स भी बहुत जरूरत होते हैं। आपको आईटी में जरूर दिखाना है कि ये पैसा इस आदमी से मुझे आना है, तो लाइबिलिटीज में आपके आईटी रिकॉर्ड्स में उसमें दिखना है कि ये आदमी आपको पैसे देने हैं, तो इसी सिलसिले में आपके पास उसका चेक है और आपको उसको उतने रकम आपको अदा करनी है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए अगर से कुछ भी गलत हो जाता है चेक बाउंस के टेक्निकल केस में, तो आप अप्रोच कर सकते हैं सिविल कोर्ट, एक सिविल सूट में, जिससे हम कहते हैं कि रिकवरी ऑफ मनी सूट, रिकवरी सूट भी कहते हैं इसको। इसमें यही होगा कि आपने जो लीगल नोटिस दिया था वही इस्तेमाल हो जाएगा, आपको कोई नई लीगल नोटिस देने की ऐसी कोई जरूरत होती नहीं है। बट फिर भी अगर आपने लीगल नोटिस नहीं दिया हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक लीगल नोटिस दीजिएगा फॉर दी मनी रिकवरी। आप ये बोलिएगा कि मेरे को आपको पैसे देने हैं, आपका चेक मेरे पास दिया होता उसको एक्सपायर हो गया है, हमने बहुत बार आपको रीच आउट करने की कोशिश की, आप मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो अगर से आप इस लीगल नोटिस को रिस्पॉन्ड करके मेरा पैसा वापस नहीं देते हैं तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है कि मैं फिर कोर्ट जाऊंगा और वहां पे जो भी कोर्ट फी बनना पड़ेगा उसकी, फिर चेक बाउंस केस में तो फिर भी कोर्ट फी आपकी नहीं होती है उतनी, बट रिकवरी सूट में आप जाएंगे तो कर्नाटका कोर्ट फी एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1958 है, जिसमें का शेड्यूल है, आप गूगल में डालेंगे आपको वो एक्ट मिल जाएगा कि आप कितने पैसे आपके अगर रिकवर करने हैं तो कितना आपको डीडी कोर्ट को देना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से आपको डीडी बनानी पड़ेगी, आपके लॉयर से कंसल्ट करके आपको रिकवरी सूट डालना पड़ेगा। बहरहाल उसमें कुछ टाइम लगे, फिर भी ये आपके पास बेटर ऑप्शन है, आप चेक बस रख के भूल मत जाइएगा, क्योंकि इसका लिमिटेशन होता है, इसका लिमिटेशन होता है 3 साल। अगर आपको किसी ने पैसे देने हैं तो उसको आप विद इन 3 इयर्स आपको एक्शन लेना है। उसके बाद भी अगर एक्शन ले रहे हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने 3 इयर्स के बाद क्यों डिले हुआ है।
आप एक एप्लीकेशन मेक कर सकते हैं लिमिटेशन का और फिर भी आप वो केस लड़ सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि चूंकि बस 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है तो उसके पहले ही आप अपना लीगल नोटिस इशू कीजिए, फिर अपने केस में प्रोसीड कीजिए। जिसको भी पैसे देने हो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सब चीजें डॉक्यूमेंटेड हो तो बहुत बेहतरीन चीज होगी। आपको केवल एक ई स्टैम्प पेपर में अगर आप 100 रुपये का अफिडेविट वाला पेपर भी लेके अगर वो बस हाथ से भी लिख के दे दे कि मैंने इनको पैसे देना है, इसी सिलसिले में मैंने इनको एक चेक इशू किया है, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि पहले जो होता था प्रोमिसरी नोट होते थे, उसमें रेवेन्यू स्टैम्प्स होते थे। क्योंकि अब जो ई स्टैम्प पेपर आ गया है तो आप एक 100 रुपये वाला अफिडेविट डिक्लेरेशन वाला पेपर लीजिए और उस पेपर में मेंशन करवाइए उससे कि कितना अमाउंट देना है, जिसके एवज में उसने चेक दिया है, क्या डेट है, 2 विटनेसेस होने चाहिए, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इन सब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। जब तक आप ये सब स्टेप्स उठाएंगे आपका ये पैसा आपके पास वापस आएगा एंड इट विल कम इन along with interest and along with compensation। तो आपको ऐसा नहीं कि आपने 1 रुपया मार्केट में रखा है तो 1 ही रुपया होगा, तो आपको वो जो वापस मिलेगा। अगर रिकवरी सूट्स है तो उसमें इंटरेस्ट अलाउड होता है, कॉम्पनसेशन अलाउड होता है। वेरएज चेक बाउंस केसेस में ऐसा होता है कि अगर चेक अमाउंट 1 लाख की है तो चेक बाउंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको 2 लाख तक का कोर्ट कॉम्पनसेशन दे सकता है, डबल ऑफ द चेक अमाउंट। तो ये बात रही थी इस एपिसोड में। मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि आवाम के मसलों में ये चेक बाउंस केसेस और मनी रिकवरी केसेस को कैसे डील करना है, आवाम में क्या क्या बातें उनको दिमाग में रखनी है ताकि अपने डिस्प्यूट्स कम रहें और आवाम में ये लीगल अवेयरनेस पैदा हो कि चेक दो या फिर पैसे दो तो ये ट्रांजैक्शंस कैसे की जाएं। मैं यही दुआ करता हूं कि ये मेरी इंफॉर्मेशन से आपको फायदा हो और हम सब जो है लॉ को फॉलो करें और जो भी लीगल स्टेप्स होते हैं उसको हम अच्छे से फॉलो करके उसका फायदा उठाएं और हम हमेशा लॉ से प्रोटेक्टेड रहें। ये कहते हुए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सब पे सलामती हो। थैंक यू।